लास्ट क्लास में जो कैलोरीमेट्री शुरू किया था उसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक छोटा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ कैलोरीमीटर। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि सपोज कैलोरीमीटर समझते हो, देखा है किसी ने? हाँ सर, देखा है। कैसा रहता है? सर, एक वुडन बॉक्स के तरह ऊपर एक वर्टिकल थर्मामीटर रहता है। हाँ, और उसमें कुछ लिखा हुआ देखा है? सर, नजदीक से एकदम नहीं देखा मैंने। तो सपोज कैलोरीमीटर में अगर कुछ वाटर कुछ भी है अगर, तो उसको अगर हम हीट देंगे किसी भी तरह से, या इसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा लिक्विड मिक्स किए, तो ये जो कैलोरीमीटर जिस किसी भी चीज का बना हुआ है इसका भी तो टेम्परेचर चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। हाँ सर। तो उसमें भी तो एनर्जी जाएगी। हाँ सर। सपोज इस कैलोरीमीटर में लिक्विड ए है और इसमें एक लिक्विड बी को मिक्स किया मैंने, तो बी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वो ए को गर्म करेगा और साथ ही साथ कैलोरीमीटर को भी तो गर्म करेगा। हाँ सर, वही है। सो इस केस में हम कैसा ऐसा लिखेंगे, हीट लॉस्ट बाय बी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय ए प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। हाँ सर। ऐसा होगा ना? तो ये जो हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर है इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो चीज चाहिए। एक, कैलोरीमीटर का मास, और दूसरा कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ सर। है ना? तो ये दो चीज अगर मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। तो होता क्या है हाँ सर। कन्वेंशनली, जो कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी होता है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज इक्वल टू मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। बट कन्वेंशनली क्या होता है, कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी उसके इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर के टर्म में दिया रहता है। तो कन्वेंशनली हीट कैपेसिटी of a calorimeter is expressed in terms of
equivalent amount of water known as water equivalent of a calorimeter. जैसे मान लो कहीं दिया हुआ है, एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब if water equivalent of a calorimeter is equal to, मान लो 200 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका मतलब है Q is equal to 200 into a specific heat of water 1 calorie per gram 1 into delta T, ऐसा होगा। जैसे 200 delta T calorie heat is required for increasing its temperature by delta T। ठीक है, अब मुझे मास क्या है, कैलोरीमीटर किस मटेरियल का बना है, किसी से नहीं मतलब है। ये वन याद है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है, Yes, sir. और ये इक्विवेलेंट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑफ कैलोरीमीटर हो गया। तो यहाँ से हम इनडायरेक्टली कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। समझा कुछ? Yes, हाँ, sir. तो कॉपी कर लो पहले। हो गया सबका, आगे बढ़ूं? सर हम्म, सर आपने वो 200 के ऊपर वो कुछ लिखा, क्या वो वापस बता सकते हैं आप? मास ऑफ वाटर। ओके सर। इक्वेशन करो इसी कॉन्सेप्ट पे। हो गया? हाँ सर, हो गया। क्या आंसर आया? सर आया है 1275.31। कितना आ गया? हाँ सर, वही उसका टेम्परेचर ऑफ फर्नेस इतना ही आया। देख लेता हूँ। Piece of iron mass 100 gram kept inside a furnace for a long time. Then put in a calorimeter of water equivalent 10 gram containing 240 gram of water at 20 degrees Celsius. The mixture attain an equilibrium temperature of 50. Find the temperature. हाँ, इसमें क्या है? तो ये जो पीस ऑफ आयरन है, इसका टेम्परेचर मैंने T मान लिया। ठीक है, तो हीट लॉस्ट बाय आयरन इज इक्वल टू क्या होगा, हीट gained by
वाटर प्लस कैलोरीमीटर, हाँ सर वही है। तो वाटर इक्विवेलेंट है 10 ग्राम और इसमें 240 ग्राम वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो दोनों मिला के हम कह सकते हैं 250 ग्राम वाटर, है ना। हाँ सर। तो 250 अपॉन 1000 केजी हो गया, इंटू स्पेसिफिक हीट 4200 जूल के केस में, इंटू डेल्टा टी दैट इज 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 100 ग्राम that is 100 upon 1000 into specific heat 470 into delta t that is t minus 60, ऐसा होगा। हाँ सर। Yes, sir. तो ये 1000 गया, ये 100 और ये 100 गया, ठीक है। तो ये हो गया 470 into t minus 60 is equal to 250 into 42 into 40। हाँ सर। तो देखो ये जीरो गया, तो 47t इज इक्वल टू 47 इंटू 60 प्लस 4200, 25 इंटू 400 होगा। हाँ सर। ये कितना हो जाएगा, जीरो। ऐसा, हाँ सर। Yes, sir. ऐसा। हाँ सर। तो t की वैल्यू हो गई 7020 अपॉन 47, कितना होगा बताओ। सर ये आ रहा है 149.36। 149.36, यही आंसर होगा। समझा कुछ। हाँ सर Yes. अभी समझ में आ रहा है। कुछ गलत किया है सर, आंसर 950 दिया है, देखो तो कहीं कुछ गलत किया होगा। अब पीस ऑफ आयरन फर्नेस फॉर लॉन्ग टाइम, तो लिखा है देखो, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं है। 250 4200 60 माइनस 20 40, सर उधर 250 बचेगा ना इधर बेटा सर। 470 इंटू टी माइनस 60 तो सेकेंड वाला है ना। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या। ये 1000 गया, ये 100 गया। सर 470 इंटू 250 आएगा ना। अच्छा यहाँ 250 आएगा, हाँ यहाँ एक जीरो छोड़ दिया है मैंने ना यहाँ पर। हाँ सर। तो यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा। तो 42,000 में इसको ऐड करो, तो कितना हो जाएगा 44,820, है ना। तो ये हो जाएगा 44,820 अपॉन 47, कितना होगा। 953.6. हाँ ये आंसर 953.6।
ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? Yes, sir. सर हम्म। सर मुझे एक चीज पूछना है, जब हम बोल सर मैं सर करेक्ट नहीं है, मतलब कि अगर सपोज हम बोलते हैं कैलोरी मीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम, मतलब उसका ये है कि जितना हीट जो 10 ग्राम ऑफ वाटर होल्ड रहा है उतना ही कैलोरी मीटर का है। बिल्कुल। ओके ओके, उसका वो सिग्निफिकेंस है इसलिए। अच्छा सर अभी समझा। नेक्स्ट। टू इंटू टू 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। हाँ सर वो हो गया। Yes, sir. और ऐसा ऐसा 4 आइस क्यूब है, तो ये वॉल्यूम हो गया। यस सर। इंटू डेंसिटी 900 केजी पर मीटर क्यूब, तो इंटू 900। इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करेंगे तो 10⁻⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया मास ऑफ आइस मेरा केजी में। ठीक है, हाँ सर। तो 32 × 9 × 10⁻⁻⁴ kg ये मास ऑफ आइस हो गया। हाँ सर। और मेरे पास 200 ml ड्रिंक है 10 डिग्री सेल्सियस पर, और ड्रिंक का ये दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर है। Yes, sir. ओके। तो मास ऑफ वाटर है मेरे पास 200 ml आ गया। हाँ सर डेंसिटी भी दिया है ड्रिंक का। हाँ हाँ, वही तो है ना। 1000 केजी पर मीटर क्यूब है ना, तो 1 ml इज 1 cc, तो 200 ml इज 200 cc, तो 200 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब हो गया, इंटू 1000 इतना केजी हो गया, है ना। Yes, sir. हाँ हाँ सर। तुम्हारा मास ऑफ वाटर हो गया 0.2 kg। ठीक है, Yes, हाँ sir. सर। क्या ढूंढना है? The temperature at which when the thermal equilibrium is attained is तो वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर है? 10 One. डिग्री। 10 डिग्री सेल्सियस पर। आइस कितने डिग्री सेल्सियस पर है? सर 0। 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये आइस मेल्ट होकर वाटर बनाएगा। Yes, sir. हाँ सर। तो ये आइस को मेल्ट करने के लिए हीट कितना चाहिए? तो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस, तो ये हो जाएगा मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज 32 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻⁴, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 3.4 इंटू 10⁵ हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा बताओ जूल में?
ये 1034 32 इंटू 34 इंटू 9 कितना जूल होगा? हाँ सर। कितना हुआ? 9792. हाँ सर वही आ रहा है 97 9.2। 92 sir, 92. 9 2 sir. 9792 जूल ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ सर वही कितना हीट मिलेगा तो पूरा आइस मेल्ट होगा? हीट कहाँ से मिलेगा? Water से. वाटर से। ड्रिंक में। तो मैक्सिमम हीट वाटर कितना दे सकता है? मैक्सिमम हीट कितना दे सकता है वाटर? क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 0 पर जाएगा। हाँ सर। तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी दैट इज 10 माइनस 0। हाँ सर। मास ऑफ वाटर कितना है? 0.2 kg। हाँ Yes सर। sir. तो 0.2 kg इंटू 4200 इंटू 10 तो कितना हो गया? 8400. 8400 जूल। तो वाटर मैक्सिमम 8400 जूल लॉस कर सकता है और पूरा मास ऑफ आइस मेल्ट होने के लिए इतना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा। हाँ सर। Yes sir. तो आइस अगर पूरा नहीं मेल्ट होगा, आइस विल नॉट मेल्ट कंप्लीटली। तो इसका मतलब क्या है? आइस और वाटर साथ साथ रहेंगे। हाँ सर। तो आइस और वाटर साथ साथ किस टेम्परेचर पर रह सकते हैं? सर 0 में। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 हो गया। हाँ सर वही आया मुझे पहला। ए पार्ट का आंसर आया समझ में? हाँ सर वो समझा Yes मुझे। sir. बी पार्ट होगा? हाँ सर। कोशिश करो। हाँ सर डन सर। क्या आंसर आया बी पार्ट का? सर 4 ग्राम जा रहा है लेफ्ट ओवर आइस हमारा। क्या? 4 ग्राम सर। क्या 4 ग्राम? सर आइस का जो मेल्ट नहीं हुआ सर। Sir 25 ग्राम आ रहा है. सबको अलग अलग आ रहा है। तो 8400 जूल में कितना आइस मेल्ट होगा? लेट m बी द अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड। सब कुछ किया हुआ है फिर भी तुम लोग। वही सर। तो वाटर ने कितना एनर्जी लूज किया? 8400। 8400 सर। इससे कितना होगा? तो मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया है? सर 3.4 into 10 की पावर 5 3.4 into 10 की पावर 5। इंटू 10⁵ तो मास ऑफ आइस मेल्टेड कितना हो गया? 8400 अपॉन 3.4 इंटू 10⁵ ये हो गया केजी में। सो 8400 अपॉन 3.4 इंटू 10⁵ ये ग्राम में हो जाएगा। तो 84 अपॉन 3.4 ग्राम कितना आएगा?
24.7 सर। भैया 24.7। सर वही है 25। आया समझ में? हाँ सर। सर वो मैंने गलती से वो लेफ्ट हुआ इसका निकाल दिया मैंने। सर आंसर यही आया था। वेरी गुड। सर बोलो। सर स्टीम 667 ग्राम आ रहा है और वाटर 333 ग्राम। हाँ, एक बार फिर से बोलो, क्या आंसर आ रहा है? सर स्टीम 667 ग्राम। और वाटर? 333 ग्राम। पहले से भी पानी था ना 1 kg शायद। हाँ सर वेपर स्टीम फॉर्म। 1 kg आइस, 1 kg स्टीम। और कोई? देखिए, ये 1 kg स्टीम अगर कंडेंस होता है तो कितना हीट रिलीज करेगा? वन इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना? दैट इज हाँ 1 सर। इंटू 2.26 इंटू 10⁻⁶। तो 226 इंटू 10⁻⁴ जूल। इतना हीट 1 kg स्टीम के कंडेंस करने से मिलेगा। हाँ सर। 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए कितना जरूरत है? सर 30 सर 336 इंटू 10⁻³ हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग। तो 1 kg आइस है 1, और आइस का लेटेंट हीट है 3.36 हाँ सर। इंटू 10⁻⁵, दैट इज 336 इंटू 33.6 इंटू 10⁻⁴, ऐसा कह दो। हाँ सर। ये तो हुआ आइस मेल्ट हुआ। आइस मेल्ट होके वाटर बना। हाँ सर। तो वाटर को फिर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस ले जाने में कितना एनर्जी चाहिए? मतलब ये हीट रिलीज के रिस्पेक्ट में ये हीट बहुत कम है। हाँ सर। इसका मतलब है कि आइस तो पूरा मेल्ट होगा, वाटर पूरा कंडेंस नहीं होगा। हाँ सर। यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। और जो जो पानी जो आइस से बना वो भी पूरा 100 डिग्री तक चला जाएगा। Hence, complete steam will not condense but all ice will melt and converted to water.
ऐसा होगा। यस सर। तो फाइनली वाटर और स्टीम बचेगा। तो वाटर और स्टीम दोनों सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पर ही एक साथ रह सकते हैं, हाँ सर। है ना। आई बात समझ में। हाँ सर। यस सर। तो अब पूछा है मिक्सचर में कितना वाटर रहेगा और कितना स्टीम, कितना वाटर और कितना स्टीम रहेगा, यही है। यस सर। तो मान लो m के जी स्टीम मेल्ट हो गया, तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू 1 kg इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस 1 kg इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू 100 माइनस 0। ऐसा होगा। हाँ सर। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया था, 3.36 10 रेज टू 5। हाँ ये सर। हो गया 3.36 10 रेज टू 5 प्लस 4200 इंटू 100, दैट इज, ये हो गया 3.36 इंटू 10 रेज टू 5 प्लस 4.2 इंटू 10 रेज टू 5, ऐसा। तो 7.56 इंटू 10 रेज टू 5 जूल चाहिए सारे आइस को मेल्ट करके ये बनाने के लिए। तो m लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है, 2.26 10 रेज टू 6। तो 2.26 इंटू 10 रेज टू 6, तो m हो जाएगा मेरा 7.56 अपॉन 22.6 kg होगा। हाँ सर। तो ये कितना आएगा, 1/3 kg के आसपास आएगा, 7 3 जा 21। यस सर। देखो एक बार बताओ देख के कितना आएगा। 0.3345। हाँ सर, उतना आ रहा है। 1/3 kg आएगा लगभग। हाँ सर। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या क्या बच गया, स्टीम बच गया कितना, तो 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3 kg। वाटर कितना हो गया, तो 1 kg आइस मेल्ट हुआ और 1/3 स्टीम कंडेंस हुआ, तो दैट इज 4/3 kg। आया समझ में। हाँ सर। सर मुझे भी यही आया था, मैंने वेरी ग्राम्स गुड, में बोला था। कॉपी कर लीजिए, वेरी गुड। हो गया, लिख लिया। हाँ सर। बोलेगा कौन तुम लोग। सर अभी हुआ है सर। कॉल करो। थर्ड फोर्थ कौन सा होगा, फोर्थ। थर्ड।
सर बोलो। सर 44 मिनट आ हाँ सर वही आया। ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं शायद सही होगा। Calculate the time required to heat 20 kg of water from 10 to 35. तो 10 to 35 में 20 kg जाने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? तो हीट रिक्वायर्ड हो जाएगा 20 इंटू 4200 इंटू 15 नहीं 25, यस ऐसा होगा। हाँ सर 21 into 10 to the power 5। तो ये कितना हो जाएगा? फाइव हंड्रेड इंटू 4200, ऐसा कुछ। हाँ सर So 210 into 10 raised to 4, that is 21 into 10 raised to 5 जूल चाहिए। और ये मिल कहाँ से रहा है? तो 1000 वॉट हीटर से मिल रहा है ना। इसका मतलब हो गया कि 1000 इंटू टी कितना जूल हो जाएगा, इज इक्वल टू 21 इंटू 10 रेज टू 5। तो यहाँ से t मुझे मिल जाएगा 21 इंटू 10 रेज टू 2 सेकेंड्स, दैट इज 2100 अपॉन 60 मिनट्स, ऐसा। Yes, sir. कितना हो जाएगा? सर हाँ सर वो 80% का फिर क्या होगा, वो भी हाँ तो हाँ है। 80% भी है, ठीक है ठीक है, 80% भी यस है। सर, तो इंटू पहले 0.8 यहाँ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 0.8 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर डिवाइडेड बाय 0.8 कर दो ऐसा, तो 35 अपॉन 0.8 मिनट, ऐसा है ना। हाँ सर 17 मिनट्स 30 सेकंड्स, वही मेरा आंसर रहेगा। कितना? 17 मिनट्स 30 सेकंड्स। बट हाँ तो 35 इंटू 10 अपॉन 8, सर 43.75 minutes। 175 अपॉन 4, सर 44 ही आएगा अप्रोक्स। 43.75 है सर। 43.75 मिनट्स आंसर आया समझ में? हाँ यस सर। सर। इसमें नहीं होने जैसा कुछ नहीं था। एक और करो, ये भी चिंदी सा है बट ठीक है, देखते हैं। आगे बढ़ो। यस सर। Sir, 1 minute. हाँ सर, एक मिनट कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लो, उसका इसको करो। बोलो, आया कुछ?
ओ भाई साहब, आवाज आ रही है? सर नहीं है। ब्लॉक स्लाइड्स डाउन थ्रू 60 सेंटीमीटर, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, हाँ सर। सर इस पे फ्रिक्शन लगेगा ना? तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब है कि mg साइन थीटा और फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर होगी। हाँ सर। तो 60 सेंटीमीटर अगर गया, तो इस 60 सेंटीमीटर में जो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन होगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है ना? तो फ्रिक्शन इनटू एस, दिस विल बी इक्वल टू, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डी लिख देते हैं नहीं तो इसमें, फ्रिक्शन इनटू डी, दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी, ऐसा कुछ कहानी होगा। हाँ सर। फ्रिक्शन का वैल्यू mg साइन थीटा के बराबर होगा, हाँ सर। तो mg साइन थीटा इंटू डी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। So this delta t will become g sin theta into d upon specific heat. G is 10 sin 37, 3 by 5, distance 60 centimeters, so 0.6 upon specific heat of copper 420 SI unit में। हाँ सर। तो ये हो गया 420, 5 2 जा 10, तो 6 6 जा 36, तो 3.6 अपॉन 420, ऐसा कुछ होगा डिग्री सेल्सियस में। हाँ सर। कितना होगा बताओ? सर 0.00857। ऐसा कुछ डिग्री सेल्सियस आंसर होगा। हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। हो गया। सर तो ये लास्ट कहानी हो गई कैलोरीमेट्री। अब हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यस सर। सर वही जो केमिस्ट्री में पढ़ा हमने। अच्छा, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो? सर कभी का? थर्मोडायनेमिक्स का वो हाँ, गैस एक ही बात है। आगे बढ़े। हाँ सर हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या होता है? कौन सा थ्योरी है बताओ? बोल भाई। सर एक ऐसा थ्योरी है जहाँ पे हम कंसीडर करते हैं गैसियस पार्टिकल्स के मासेस को नेग्लिजिबल कंसीडर करना, उनके वॉल्यूम को भी हम लोग अरे गैस के। हाँ, वो सारी बातें सही है, मतलब ये थ्योरी का क्या जरूरत पड़ा, क्यों ये थ्योरी है? सर आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस। इस थ्योरी से आइडियल गैस रियल गैस में डिफरेंस हो जाता है? नहीं सर। बोलो।
तुम तो पढ़ चुके हो केमिस्ट्री, मैं तो कुछ पूछ भी नहीं रहा ज्यादा, मैं पूछ रहा हूँ ये थ्योरी की जरूरत क्यों है, क्यों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं। सर इसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं। मॉलिक्यूल सर दूर रहते हैं। तो उससे सर मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता मॉलिक्यूल्स में। अरे बेटा वो सब सही है, मैं पूछा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का आउटकम क्या है। सर आइडियल गैसेस के नेचर को अंडरस्टैंड करना। बट कुछ भी तुम लोग रैंडमली बोले जा रहे हो, छोड़ो जो भी अब बात में। जितने गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं सब अपना रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इसकी वेलोसिटी v1 इधर, इसकी मान लो v2 इधर, इसकी मान लो v3 इधर, ऐसा कुछ, इसकी मान लो v4 इधर, v5 इधर, ऐसा कुछ। तो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं जिसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं, नाम सुना है। सुना है सर, हाँ सर। तो ये जो ब्राउनियन मोशन है, अब इसमें कोई पूछेगा कि गैस के मॉलिक्यूल की सबकी वेलोसिटी तो कहीं कुछ भी है, तो कुछ टर्मिनोलॉजी है पहले समझो। एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी वेक्टर का सम, जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबके वेलोसिटी वेक्टर का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। स्टैटिस्टिक्स में भी एवरेज का यही मतलब होता है, यस हाँ सर। सर। ये हमेशा जीरो होता है। ठीक है, जीरो क्यों होता है? बोलो। दूसरा टर्म एवरेज स्पीड, ये होगा मॉड v1 प्लस मॉड v2, इंडिविजुअली सबके स्पीड का एवरेज। हाँ सर। तो ये जीरो तो नहीं होगा, ये पक्का है। यस सर। ये कितना होता है, फॉर्मूला याद है? सर 8 r/√8/t/πm। 8RT/πm। कहाँ से आया ये? नहीं मालूम। सर केमिस्ट्री में उन्होंने हमें पढ़ाया था वो। हाँ हाँ, तो केमिस्ट्री में ही कहाँ से आया, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, कहीं से तो आया आइडियल होगा ना। गैस। सर आइडियल गैस इक्वेशन। एक तीसरा टर्म होता है जिसको कहते हैं RMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसका डेफिनेशन क्या है? स्टैटिस्टिकली रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल स्पीड, यही इसका स्टैटिस्टिक्स मतलब हुआ ना, RMS का। हाँ इसका वैल्यू डिराइव करेंगे हम लोग, बट होता है 3RT/m। सर हमने डिराइव किया था। अच्छा, हम फिर करेंगे, ठीक है। ये काम है। तो सर बोले थे कि आपको बोलना है कि मत करो। अच्छा ठीक, तो नहीं करेंगे। तो RMS स्पीड होता है √3RT/m। यस सर। एक चौथा वेरिएबल है जिसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या मतलब हुआ इसका? सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला। हाँ, वेरी गुड। तो स्टैटिस्टिक्स में मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या होता है
कि जिसका मोड सबसे ज्यादा हो। हाँ सर वही होता है। तो स्पीड हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? सर सेम स्पीड रहेगा सर मतलब मतलब बहुत सारे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वो जो उनका कॉमन स्पीड। हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था? रूट ओ टू बार टी बाई 2 RT √2 RT/. तो गैस मॉलिक्यूल का एक्चुअल मोशन रैंडम होता है, बट डिपेंड करता है कि गैस मॉलिक्यूल के मोशन से हमें क्या निकालना है। बहुत सारे एवरेजेस डिफाइन किए गए हैं। इसमें केमिस्ट्री कहीं नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। ये चारों इसमें से कहीं कहीं किसी किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में ये चारों टाइप के वेलोसिटी की जरूरत होती है। इसीलिए ब्राउनियन मोशन के रेस्पेक्ट में ये चारों वेलोसिटी को हम लोग लिख देते हैं, जो कुछ और नहीं मैथमेटिकल एवरेजेस हैं डिफरेंट फॉर्म के। ठीक है, पहले से कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं काइनेटिक थ्योरी एक्चुअल में क्या है। डन सर। इसलिए यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब बताओ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशन से इसमें से क्या मिलता है? इसमें से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का आउटकम कौन सा है? सर वो वेलोसिटी का क्या? सर मैं बोल रहा हूँ इससे गैसियस पार्टिकल्स का वेलोसिटी कैसे पता चलेगा, स्पीड वो सब। सर वेलोसिटी के अलावा बाकी तीनों भी आउटकम ऑफ काइनेटिक थ्योरी हो गए। ये है आउटकम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। ये अच्छा ठीक है, देखिए चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग डिराइव करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से लास्ट अगले क्लास में भी ज़्यादा टाइम में। अभी ये समझो कि अलजेब्रिक सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ all molecules of a gaseous system is called internal energy. ठीक है, अब देखो तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा जिसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं वो क्या होगा? समेशन ऑफ हाफ m vi का स्क्वायर फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n, ऐसा होगा। यस सर। तो हाफ यस m सर। ये हो जाएगा मेरा समेशन ऑफ vi का स्क्वायर। तो हाफ m
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको लिख दिया समेशन ऑफ VVI स्क्वायर अपॉन n, ऐसा। हाँ सर। तो ये जो m इंटू n हो गया, ये टोटल मास ऑफ द गैस हो गया। यस सर। तो टोटल मास ऑफ द गैस अगर होगी, ये तो m एक मॉलिक्यूल का मास था ना, हाँ सर। तो ये हाफ m और ये टर्म हो गया VRMS का स्क्वायर, यस यस और सर। VRMS अंडर रूट 3RT/m, तो 3RT/m होगा। तो मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल होता है, तो 3/2 नंबर ऑफ मोल इंटू RT, ये इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, है ना। यस सर यस सर। बट ये इंटरनल एनर्जी किसका होगा? सर गैस पर। हाँ, गैस का होगा। बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का एजम्पशन था कि हर एक गैस मॉलिक्यूल पॉइंट मास है। हाँ सर। यस सर तो ये सिर्फ और सिर्फ मोनोएटॉमिक गैस के लिए बोलेंगे, है ना। ओके, क्योंकि उनके Yes, पार्टिकल sir. के मास नेग्लिजिबल, इसलिए। क्या है? सर आपने जो बोला पॉइंट मास है, इसलिए मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए। तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, है ना। तो यहाँ से पहले कॉपी कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। Done, sir. हो गया। हाँ सर हो गया। चलो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir.